ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब. We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital, near Ambuja Mall, Raipur. दंडकारण्य के जंगल जमीन में फैले संघर्ष की भाषा हमेशा गोलियों से नहीं, कहानियों से भी लिखी जाती है. माओवादी कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के नाम से जारी बयान इस कहानी का ताजा दस्तावेज है. इस बयान में दावा किया गया कि कैसे हिडमा को गिरफ्तार किया गया और कैसे मुठभेड़ में उसकी मौत हुई. लेकिन इस बार ताजा बयान में पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम भी माओवादियों के निशाने पर हैं और सोनी सोरी भी. नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र. माओवादी नेता हिडमा और शंकर की मौत को फर्जी मुठभेड़ बताने वाला माओवादियों का कथित बयान चर्चा में है. यह बयान केवल सरकार या सुरक्षा बलों को घेरने तक सीमित नहीं, बल्कि आंदोलन के भीतर मौजूद दरारों, शक और शक्ति संतुलन की लड़ाई को भी उजागर करता है. बयान की भाषा उत्तेजक है, आरोप तीखे हैं और भावनात्मक अपील स्पष्ट है. लेकिन यह पूरी कहानी नहीं, बल्कि एक विचारधारा के भीतर से लिखा गया राजनीतिक आख्यान भी है. लेकिन हम पहले बात करेंगे माओवादी नेता हिडमा और टेक शंकर समेत दूसरे माओवादियों के मारे जाने को लेकर माओवादियों के आरोप की. माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के नाम से जारी इस बयान में कहा गया है कि हिडमा की मौत कोई जंगल की मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध गिरफ्तारी और हत्या थी. इस बयान के अनुसार 27 अक्टूबर को इलाज कराने के लिए हिडमा विजयवाड़ा की ओर गया था. इसकी जानकारी पुलिस को तभी मिल गई जब संगठन का एक सदस्य कौशल ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और उसने हिडमा की मौजूदगी और उसकी यात्रा का पूरा ब्यौरा दे दिया. माओवादी नेता के बयान में कहा गया है कि इसी मुखबिरी के बाद 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने हिडमा और उसके साथ 5 साथियों को निहत्थे हालत में पकड़ लिया, 3 दिनों तक यातना दी और 18 नवंबर को उन्हें मार डाला. माओवादियों ने दावा किया कि पुलिस ने इसके बाद झूठी कहानी गढ़ दी कि वे मारे डुमली के जंगलों में मुठभेड़ में मारे गए. उनका दावा है कि इसके अगले दिन 19 नवंबर को भी यही पैटर्न दोहराया गया. रामपचोदवरम इलाके में शंकर और उसके साथियों को भी पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया, फिर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार दिया. माओवादियों के इस बयान में आदिवासी नेता मनीष कुंजाम और सोनी सोरी को भी निशाने पर लिया गया. बयान के अनुसार जब हिडमा की मौत को लेकर जनता में सरकार और पुलिस के खिलाफ कथित गुस्सा फैल रहा था, तब इन दोनों नेताओं ने आंदोलन और जनभावना को भटकाने का काम किया. बयान में आरोप है कि हिडमा की हत्या के लिए राज्य को कटघरे में खड़ा करने, न्यायिक जांच और दोषियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग करने की बजाय मनीष कुंजाम और सोरी सोरी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि हिडमा की मौत के पीछे पार्टी नेतृत्व, विशेषकर देवजी की भूमिका है. माओवादी नेता ने इस बयान को दुश्मन के नैरेटिव को आगे बढ़ाने और संगठन के भीतर भ्रम व अविश्वास पैदा करने का प्रयास बताया है. उनके शब्दों में मनीष कुंजाम और सोनी सोरी न केवल राज्य और कॉरपोरेट हितों को बचाने वाली भाषा बोल रहे हैं, बल्कि बस्तर में हो रहे सैन्य दमन और ग्रामीण हत्याओं को वैधता भी प्रदान कर रहे हैं. बयान उन्हें उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा घोषित करता है जो माओवादी पार्टी, उसके नेतृत्व और कथित क्रांतिकारी आंदोलन को बदनाम करने के लिए खुफिया एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है. माओवादी नेतृत्व ने उनकी निंदा करते हुए कहा है कि इन नेताओं की बातों को राज्य कॉरपोरेट गठजोड़ की साजिश समझा जाए और उनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम व झूठ को खारिज किया जाए.
माओवादी नेता के ताजा बयान को गौर से पढ़ें तो समझना मुश्किल नहीं है कि यह बयान सबसे पहले अपनी साथी की मौत को शहादत में बदलता है और इसका पहला प्रयोजन हिड़मा जैसी प्रतीकात्मक शख्सियत की मौत को नैतिक और राजनीतिक पूंजी में तब्दील करना है। माओवादी आंदोलन दशकों से अपनी हार, मौत और पराजयों को बलिदान कथा में ढालकर नए मनोबल का निर्माण करता है। हिड़मा को संगठन का सेनापति, गरीबों का रक्षक और क्रांति का प्रतीक बताना उसी रणनीति का विस्तार है। पर बयान का दूसरा हिस्सा कहीं अधिक दिलचस्प है। आदिवासी नेता मनीष कुंजाम और सोनी सोरी पर षड्यंत्रकारी एजेंट होने का आरोप और उन पर उठाए गए सवाल माओवादी आंदोलन की जटिलता को सामने रखते हैं। बस्तर की राजनीति में ये दोनों आवाजें सुरक्षा बलों के अत्याचार और आदिवासी अधिकारों की बात करती रही हैं, पर अब माओवादी बयान उन्हें कॉरपोरेट और खुफिया एजेंसियों का मोहरा घोषित करता है। यह वही भाषा है जिसे माओवाद अपनाता रहा है, आलोचक को दुश्मन और समर्पण करने वालों को गद्दार घोषित करना। जाहिर है यह तर्क संगठन के भीतर असहमति को दबाने और बिखरते अनुशासन को बचाए रखने की तकनीक है। यह भाषा भावनाओं को संगठित करती है, लेकिन यह अपनी सरलीकरण में वास्तविकता को काट छाट भी देती है। हिड़मा की मौत के बाद माओवादियों का जो बयान सामने आया है, उसमें माओवादियों की बेचैनी और हड़बड़ी ध्यान खींचती है। उसमें बार बार यह आग्रह है कि भ्रमित मत हो, निराश मत हो, हमारे नेतृत्व पर शक मत करो। यह आग्रह अपने आप में संकेत देता है कि संगठन को भीतर से झटका लगा है, मनोबल में दरार पड़ी है, दल बदल और मुखबिरी का संकट बढ़ा हुआ है। बयान में आत्मसमर्पण करने वाले जिन नामों कौशल, सोनू, सतीश को देशद्रोही कहा गया है, वे दरअसल उसी टूटन के संकेत हैं जिसे संगठन छिपाने की जगह अब आक्रामक भाषा में पेश कर रहा है। दूसरी ओर सरकारी कथा भी निर्विवाद नहीं है। जिस क्षेत्र में दशकों से सुरक्षा बलों पर ज्यादतियों के आरोप लगते रहे हैं, वहां फर्जी मुठभेड़ का शक स्वाभाविक रूप से उठता है। इसलिए माओवादी बयान का हर दावा निराधार नहीं, लेकिन हर आरोप भी अंतिम सत्य नहीं, यह धूसर यथार्थ है। इस बयान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल घटना का वर्णन नहीं, बल्कि भविष्य का फ्रेम तैयार करता है। वह अपील करता है कि जन आंदोलन खड़ा करो, 50 गिरफ्तार साथियों को बचाओ, साजिश को उजागर करो। यह अपील केवल सहानुभूति जुटाने का साधन नहीं, बल्कि नई भर्ती, नया मनोबल और पुरानी निष्ठा को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। संघर्ष के बीहड़ में शब्द गोली से ज्यादा काम करते हैं और यह बयान वही काम करता है, भय, हिंसा और घृणा का मिश्रण निर्माण करना। लेकिन इसी वक्त इस बयान के भीतर एक गहरी कमजोरी भी दिखाई देती है। यह खुद मानता है कि गांव में लोग भ्रमित हो रहे हैं, कार्यकर्ता आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों की आवाज उससे अलग हो रही है और आदिवासी राजनीति उसकी पकड़ से सरक रही है। इस स्वीकारोक्ति को ढकने के लिए वह आरोपों और गद्दारी के प्रसंग गढ़ता है। एक समय था जब बस्तर की सामाजिक आवाजें और माओवादी भाषा एक दूसरे में गड्ढमड्ढ दिखाई देती थी। आज वे अलग हो रही हैं। यही बात बयान को सबसे ज्यादा असहज करती है। विकल्प के इस बयान को पढ़ते हुए यह साफ समझ आता है कि बस्तर की जंग बंदूक की नाल पर ही नहीं, विचारों की धार पर भी चल रही है। यह बयान एक गवाही है आंदोलन की असहजता, राज्य की निर्ममता, गांव की थकान और संघर्ष की जटिलता की। यह धारदार जरूर है, पर एक तरफा भी है। इसमें प्रतिरोध की सच्चाई है, पर आत्म समालोचना नहीं है। यह गुस्सा है, पर आत्मसंयम नहीं। यह अपने शहीदों को लेकर शोक गीत है, पर अपने हिंसा और पापों की कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। हालांकि इस बयान से एक बात तो साफ है कि माओवादी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। मौतें जारी हैं, कथानक बन रहे हैं, प्रचार और प्रतिप्रचार चल रहा है। पर जिस भाषा में यह बयान लिखा गया है, वह बताती है कि संगठन को अपने भीतर से सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। अनुशासन का क्षय, जनाधार का टूटना और नैरेटिव नियंत्रण का डगमगाना। इसलिए भी इसकी भाषा अधिक तीखी, अधिक रक्षात्मक और अधिक भावनात्मक है। बस्तर के इस लंबे संघर्ष में हिड़मा की मौत एक प्रसंग है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि दोनों पक्ष, राज्य और माओवादी, अपने अपने विवेचन से संघर्ष को समझने की कोशिश में लगे हैं। जिन जंगलों में कभी बंदूकें बोलती थी, आज वहां शब्दों का शोर भी उतना ही घना है। इस बयान को पढ़ना
उसी शोर को सुनना है जहां सच, मिथक, प्रचार, हिंसा और पीड़ा आपस में गुथे हुए हैं, और जहां कोई भी कथा पूरी नहीं, बस एक टुकड़ा है उस दहकती धुंधली कहानी का जो बस्तर के जंगलों में अभी भी लिखी जा रही है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर बात होगी। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।